Guys, once again I welcome you all to this teaching platform, that is Teaching Warrior. तो वी हैव completed फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर. यहाँ पे हमने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कवर कर लिया था एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ का. अब हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 4, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. जो हमारे चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करना और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. अब बात आती है इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में. तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी हुई हैं. आगे एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो सारी चीज़ें आप सभी को पता होंगी. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, तो फिर डिफिनीशन पे चलते हैं. देखो, मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर, यूजेस. अब जो हमारे चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी शेप्स अलग हैं. ठीक है, अलग अलग बनावट के हैं, वो अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग रंग के होते हैं और उनका यूज़ भी अलग अलग होता है ना. या तो फिर वो एक मटेरियल से बने होते हैं या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों से बने होते हैं. अब इसके बेसिस पे जबकि उनकी बनावट अलग है, उनकी साइज़ अलग है, उनका रंग अलग है, तो प्रॉपर्टीज़ में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आएगा ना, अलगाव हो जाएगा ना. तो वही अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि इससे हमें उसकी यूटिलिटी का पता चलता है, वो कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जा सकती है, उसकी यूजेस का पता चलता है. ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, नोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हेल्प अस इन डिसाइडिंग इट्स यूटिलिटी. अभी मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जानेंगे तो उसकी यूटिलिटी का पता चलेगा, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं उस बारे में पता चलेगा. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लेके चल रहा है? हार्डनेस. हार्डनेस, उसके अंदर कितनी हार्डनेस होती है. ठीक है, ये हम कैसे चेक करते हैं? मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, उसको प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, खूब तेज़ी से उसको दबाते हैं या फिर उसको स्क्रैच करते हैं. जब उसको स्क्रैच करते हो, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, तो आप लोगों को ये पता चलता है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है ना. जैसे अब कोई कॉटन स्पॉन्ज हुआ या फिर कोई एकदम मुलायम कॉटन का कोई टेडी बियर ही ले लो, तो उसको जब स्क्रैच करते हो या प्रेस करते हो तो वो ईज़िली प्रेस हो जाता है, तो उसकी हार्डनेस कम होती है. जबकि आप वुडन बॉक्स ले लो या फिर कोई वुडन या डस्टर ले लो जो हम ब्लैक बोर्ड को रब करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको जब आप प्रेस करोगे, स्क्रैच करोगे या उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा उसमें चेंजेस लाने के लिए, तो वहाँ पे उसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है. अब अपीयरेंस की बात करते हैं, तो किस किस फॉर्म में अपीयर होते हैं, ये किस किस फॉर्म में दिखाई देते हैं. सबसे पहले कुछ तो रफ़ होते हैं, जैसा अभी वुड का एग्जांपल मैंने लिया था. स्मूथ होते हैं, ठीक है, लस्ट्रस होते हैं. कुछ कुछ जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं बहुत ही चमकीले होते हैं, है ना. तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्ट्रस होते हैं और उनमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है. ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे. अब बात आती है इसके बाद सॉल्युबिलिटी की. सॉल्युबिलिटी देखो, कुछ जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी में, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ घुलनशील होते हैं पानी में, कुछ नहीं घुल सकते हैं पानी में. तो इन सब के बारे में भी देखेंगे. अब देखो, यहाँ एक पॉइंट दिया है, अपार्ट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड सम गैसेज आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. जाहिर सी बात है भाई, H2O दिखाई दे रहा है यहाँ. वाटर का जो फॉर्मूला है, इसमें कौन सी गैस है? ऑक्सीजन डिज़ोल्व है. ठीक है, जो कि एक्वेटिक प्लांट और एनिमल होते हैं, जो समुद्र और नदी में पाए जाने वाले जो एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल होते हैं, पानी में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है. उनकी सर्वाइवल के लिए ये यूज़फुल होती है, ये गैस जो डिज़ोल्व होती है किसमें? पानी में. अब मछली अपने गिल जो उसके होता है, पानी से वो ऑक्सीजन लेती है, तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है पानी में वही तो लेती है ना. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखो, एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. अभी मैंने बताया कि जिनके पास लस्ट्रस होने की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं. अब देखो मेटल में क्या क्या दिया है. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स.
ये जहाँ तुमने देखा होगा वहीं पे तुमको पता चल रहा होगा कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम और गोल्ड ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है पॉइंट, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, ठीक है। वो अपनी जो चमक है वो कुछ टाइम के बाद लूज़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और डल लगने लगते हैं, ठीक है। किसकी वजह से ये होता है, ये जो हवा जो हमारे एयर में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से होता है। वो हमारे एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस ऑक्सीडेशन से अपनी जो ये चमकने की प्रॉपर्टी है उसको वो लूज़ कर देते हैं, उसका लॉस हो जाता है और वहाँ पे वो डल दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आई है हार्डनेस की। अब हार्डनेस की बात में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो हार्डनेस में जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये है, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। अभी मैंने इससे पहले जो नोट्स वाला जो स्लाइड लिया था उसमें उसमें दिया था कि जो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, जिनको दबाना बहुत ही आसान हो, या उस पर जब हम लोग स्क्रैच लगाते हैं, जब उसको खुरचते हैं, अगर हम देशी भाषा में बोले तो वो बहुत ही ईज़िली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ईज़िली दब जाते हैं, तो वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी होने लगती है, ऐसा करने के लिए, तो वो जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कॉटन और स्पॉन्ज का भी एग्जाम्पल मैंने वहाँ लिया था। और हाँ, हार्ड वाले में देखो वुडन बॉक्स का एग्जाम्पल लिया था, या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आयरन का है, बहुत ही हार्ड होता है ना। अब देखो वही बात यहाँ कही हुई है, मेटल हार्ड है, मेटेलिक शाइन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर। ये सारी जो है ये प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं और ये शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स में देखो ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, उनके अंदर शाइन नहीं होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाल का एग्जाम्पल दिया है, ये क्या होता है, सॉफ्ट मिनरल होता है, ठीक है, जिसे हम नेल से भी स्क्रैच कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, टॉल्कम पाउडर, उसमें ये यूज़ होता है। अब अभी मैंने जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की बात कही थी उसी को एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व इन लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। अब ये तो बहुत ही ईजी पॉइंट है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या है ना, इस तरह के जो पॉइंट्स है यही एग्ज़ाम्स में एक लॉजिकल वे में पूछता है ना। जैसे ये हमें तो पता है, अब उसमें कई सारे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, कई सारे पॉइंट्स में आपको ये भी पॉइंट उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा और बोला जाएगा विच ऑफ दीज इज़ मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अप्रोप्रिएट पूछ देगा या कुछ पूछ देगा, वहाँ पे आपके अगर दिमाग में एनसीईआरटी का ये पॉइंट होगा तो आपको बहुत ही ईजिली आप बता सकोगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बहुत टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख लो या कुछ भी देख लो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी से कवर होते हैं। इसके बाद ही किसी को एक स्पेसिफिक बुक्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आगे दिया हुआ है कि सम लिक्विड्स गेट्स कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। कुछ लिक्विड जो होते हैं वो पूरी तरह से पानी में मिश्रित हो जाते हैं, है ना। जबकि कुछ लिक्विड अलग लेयर बना लेते हैं। जैसे जब पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर में जब ऑयल डालोगे तो 2 लेयर बन जाती है ना। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसमें सेपरेशन हो जाता है। एक ग्लास में जैसे पानी डाला तो कुछ टाइम के बाद उसमें सेपरेशन हो जाता है, एक लेयर ऊपर बन जाती है और ये जो नीचे वाली लेयर है वो अलग रह जाती है। तो यही बात इसमें कही गई है। अब इसी तरीके से वो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, विदेशन की बात कई बार हुई है ना। यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव्स इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट के बारे में अभी मैंने बताया था, तो ये पॉइंट कवर हो चुका है। अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ में आगे बात होती है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को क्या कहते हैं, पारदर्शिता, कि कोई मटेरियल क्या होता है, या तो पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है। अब देखते हैं उसके बारे में, ट्रांसपेरेंट कब कहेंगे उसको, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखा जा सके, ठीक है। शीशा नहीं, लेंस होता है ना,
लेंस के आर पार हम देख सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया आपका, एक पारदर्शी हो गया, पारदर्शी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे ही आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है कि ये पार्शली इसके थ्रू देख सकते हैं। अभी आगे मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, जबकि इसमें पार्शली हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओपेक की बात करें तो ओपेक अपारदर्शी जो मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी थ्रू दैम, ठीक है, तो उसको हम लोग ओपेक कहते हैं। अब आगे देखो, जो लास्ट में एनसीईआरटी में पॉइंट क्या दिया हुआ है, मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज एंड इट ऑल्सो मेक्स देयर स्टडी कन्वीनियंट। अब देखो, जो मटेरियल होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, उनके सिमिलैरिटीज़, उनके डिफरेंसेस या उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है। हमारे कन्वीनियंट के लिए, हमारी सुविधा के लिए हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो, जो अभी मैं ओपेक और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट की बात कर रही थी, अब यहाँ देखो, इस बच्चे ने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा है, इसके इसके इस साइड से इसका चेहरा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, अपारदर्शी मटेरियल। अब यहाँ देखो, यहाँ हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा एक व्यू आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के आर पार से हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा व्यू आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट, है ना। अब थर्ड फिगर में देखो, एकदम क्लियर इसका फेस स्ट्रक्चर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, तो यही है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया, अपारदर्शी, पारदर्शी और ये आपका ट्रांसल्यूसेंट। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में इस फिगर से क्लियर हो गया होगा, इसमें पार्शली दिखाई देता है, इसमें क्लियरली दिखाई देता है। अब आगे डिफिनीशंस दी हुई है ट्रांसपेरेंट की, जो मैं अभी समझाई हूँ। अब देखो, ग्लास, वाटर, एयर, प्लास्टिक्स, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ग्लास के इधर आर पार भी हम देख सकते हैं, पानी के आर पार भी देख सकते हैं, हवा की तो बात ही नहीं है, वो तो सबको पता ही है। और कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ओपेक के बारे में जो अभी मैंने बताया वही दिया है, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी, हम उसके आर पार नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। जैसे वुडन बॉक्स का एग्जांपल भी लिया था मैंने। कार्डबोर्ड, कार्टून, जो कार्टून्स होते हैं हमारे घर में, जिनमें सामान रखा जाता है, बड़े बड़े होते हैं, या फिर मेटल कंटेनर कुछ होते हैं, उनके आर पार हम नहीं देख सकते। यूटेंसिल्स देख लो, किचन की हमारे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो ओपेक में आते हैं। अब इसके आगे ट्रांसल्यूसेंट के बारे में बताया कि द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट क्लियर नॉट क्लियरली, ठीक है, पार्शली हम उसके आर पार देख सकते हैं। जैसे जब पेपर पे ऑयली पैचेस हो जाते हैं ना, तो उसको जब तुम ऐसे देखोगे तो हल्का हल्का धुंधला धुंधला व्यू आता है उसके आर पार से, तो इस तरह से वो क्या, ओपेक मटेरियल के जैसे कार्य करता है, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता हुआ, यहाँ पे 4th चैप्टर कंप्लीट होता हुआ, इसके बाद का चैप्टर भी वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स तो क्या ही बोलूँ, अभी तो कुछ अलग ही वो चल रहा है, माहौल चल रहा है। कोई बात नहीं, सब लोग अपनी स्टडीज़ ऐसी कंटिन्यूअस रखो, ठीक है। और एनसीईआरटी में इस चैप्टर में इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो फिर आप सबको थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप लोग को कुछ और भी इसमें सुधार चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप वो चीज़ें बताएं। आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।